नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चने के बारे में पढ़ा था, चिकपी। तो आज की क्लास जो होगी वो होगी हमारी लेंटिल यानी कि मसूर पे होगी। हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं आज, बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर और रबी क्रॉप्स की जो फसलें हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। तो रबी क्रॉप्स में हम जो पल्सेस क्रॉप्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो पल्सेस क्रॉप्स में पहली क्रॉप जो चने की थी उसको हमने कंप्लीट कर ली। दूसरी क्लास आज की जो है इसमें हम देखेंगे लेंटिल के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। लेंटिल यानी कि जिसे मशहूर कहा जाता है, ये दलहनी फसलें होती हैं, ठीक है। और दलहनी फसलें जैसे कि चने, चना, मटर, मसूर आदि ये जो दालें हैं, ये नियमता देखिए तो जो दालें होती हैं ये प्रोटीन से भरपूर होती हैं। तो इन्हें हम जो है खाने में अधिक उपयोग करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेंटिल यानी जिसे मशहूर कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? मशहूर कहा जाता है, ठीक है। तो मशहूर, इसका बोटेनिकल नेम की शुरुआत की जाए तो मशहूर का जो बोटेनिकल नेम या फिर वानस्पतिक नाम जिसे कहा जाता है वो लेंस एस्कुलेंटा होता है। क्या होता है दोस्तों? लेंस एस्कुलेंटा होता है। देखिए, जैसा कि एग्ज़ाम की बात की जाए तो आपके एग्ज़ाम में जो रबी क्रॉप्स है इसमें क्रॉप्स के बारे में पूछा जाता है कि क्रॉप्स की आप जैसे कि आपसे पूछा गया, मान लीजिए मशहूर की बात की जाए तो लेंटिल क्रॉप है जो मशहूर क्रॉप है उसके बारे में संपूर्ण लिखिए। उसके बारे में संपूर्ण या फिर एक तरफ से जो है उसके बारे में लिखिए, कैसे कल्टीवेशन किया जाता है, क्या उसका नाम। तो उसकी पूरी भूमिका कहानी लिखने को आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, कोई भी क्रॉप हो उसमें उसके वानस्पतिक नाम से, ठीक है, उसके पहचान से, इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। जैसे कि वानस्पतिक नाम की बात की जाए तो वानस्पतिक नाम जो है उसको लेंस एस्कुलेंटा कहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लेंस एस्कुलेंटा। वहीं कुल की बात की जाए या फैमिली जिसे कहा जाता है, ठीक है, कुल या फैमिली की बात की जाए तो वो लेगुमिनेशी, ठीक है। तो मशहूर ये तो कंफर्म हो गया कि जो मशहूर है ये लेंटिल, उसका जो बोटेनिकल नेम है उसे लेंस एस्कुलेंटा बोला जाता है। कुल की बात की जाए, फैमिली की बात की जाए तो जो उसकी फैमिली होती है वो लेगुमिनेशी होती है। कौन सी होती है? लेगुमिनेशी होती है। वैसे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एग्ज़ाम होते हैं उसके साथ साथ और भी जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो है फसलों के बोटेनिकल नेम, कुल, उत्पत्ति स्थल, ऐसे कुछ क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और जो बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि आप अभी बीएससी पढ़ रहे हैं, अगर एमएससी एंट्रेंस एग्जाम जब देते हैं, एमएससी के लिए किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो बात की जाए क्या कहते हैं, दाल की यानी पल्सेस की, तो विश्व में उत्पादन व क्षेत्रफल में भारत का प्रथम स्थान है। मशहूर की बात की जाए, मशहूर या फिर लेंटिल जिसे बोलते हैं उसकी बात की जाए तो विश्व में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन व क्षेत्रफल, ठीक है, भारत में है, ठीक। जैसे कि उत्पादन की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उत्पादन और सबसे बड़े क्षेत्रफल पर जो है दालों की खेती की जाती है। और दलहनी फसल की बात की जाए या मसूर की बात की जाए तो मसूर जो है ये विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल है, ठीक है। ये विश्व की सबसे पुरानी दलहन फसल मानी जाती है मसूर, ठीक है। क्योंकि मसूर जो है ये दलहनी फसलें होती है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा किया कि जो भी दलहनी फसलें होती हैं वो प्रोटीन रिच सोर्स होती हैं। क्या होती हैं? प्रोटीन रिच सोर्स होती हैं, जिसकी वजह से जो है प्रोटीन जो है हमारे जो बॉडी है जिसको खाने से हमें प्रोटीन जो है भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मशहूर की। तो मशहूर के बारे में हमने उसके बोटेनिकल नेम को देखा, लेस एस्कुलेंटा, फैमिली की बात की हमने, ठीक है, उत्पत्ति स्थल की बात की। अब आगे बात कर रहे हैं तो भारत में उत्पादन व क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखिए, दलहनी फसलें यानी कि मसूर जो है उसका उत्पादन और क्षेत्रफल विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में है। कहाँ पे? विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में है। और भारत में बात की जाए, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मसूर का उत्पादन होता है या क्षेत्रफल पर खेती होती है सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर? तो उत्तर प्रदेश राज्य में। किस राज्य में साथियों? उत्तर प्रदेश राज्य में। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा मसूर की जो दाल है उसका उत्पादन और सबसे बड़े क्षेत्रफल पर उसकी खेती कहाँ की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है। उसके बाद राजस्थान में उत्पादन व क्षेत्रफल में भरतपुर जिले का प्रथम स्थान है। देखिए, राजस्थान का एक भरतपुर जिला है। कौन सा है? राजस्थान में एक भरतपुर जिला है। भरतपुर जिले में जो है उत्पादन जो है
और क्षेत्रफल दोनों जो है राजस्थान का जो भरतपुर जिला है उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, भारत के कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा मसूर की खेती होती है? तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है प्रथम स्थान पे है उत्पादन और क्षेत्रफल पे। वहीं बात की जाए राजस्थान की, तो उत्पादन व क्षेत्रफल में भरतपुर जिले का प्रथम स्थान है राजस्थान में। अब हम बात करते हैं कुछ जो उसमें प्रोटीन कंटेंट होते हैं उनकी। तो मसूर, जैसा कि जो भी दालें होती हैं वो प्रोटीन रिसोर्स होती हैं, तो मसूर में जो है प्रोटीन की मात्रा लगभग 25% पाई जाती है। कितना पाई जाती है साथियों? लगभग 25% जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अगर बात की जाए कि मसूर की जो फसल है वो किस प्रकार की है, तो मसूर की जो फसल है वो स्वपरागित, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। किस प्रकार की क्रॉप है? सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ये भी आपका सवाल बनता है यहाँ पे कि जो मसूर की फसल है, मसूर है, वो किस टाइप का है? तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड है। ठीक है, और ये दीर्घ दिवस प्रभावी, ठीक है, जिसे LDP भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? LDP कहा जाता है, लॉन्ग डे प्लांट कहा जाता है। देखिए, LDP का मतलब होता है या लॉन्ग डे का मतलब होता है कि वे फसलें, ठीक है, वे क्रॉप्स या फिर वे फसलें जिनको अधिक जो है सूर्य ताप की या फिर लॉन्ग डे की आवश्यकता होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? LDP कहते हैं, या फिर लॉन्ग डे प्लांट जो है उन्हें बोला जाता है। आगे हम बात करें तो आगे बढ़ते हैं हम इसमें। दाल वाली फसलों में सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की बात की जाए, दाल वाली फसलों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता पाई जाती है। ठीक है, जितनी भी दाल वाली फसलें होती हैं, जो दलहनी फसलें होती हैं, उनमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का गुण होता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो है नाइट्रोजन दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण दलहनी फसलों द्वारा होता है। वहीं बात की जाए जलवायु की या फिर क्लाइमेट की बात की जाए, ठीक है, जलवायु या फिर क्लाइमेट की बात की जाए, तो जो मसूर है, मसूर को उत्पादन करने के लिए ठंडा एवं शुष्क, अधिक सर्दी सहन करने की क्षमता, ठीक है, जो जलवायु की बात करें तो ठंडा एवं शुष्क या फिर अधिक सर्दी सहन करने की क्षमता होती है मसूर की। ठीक है, जो मसूर की फसल होती है वो अधिक ठंड में भी आसानी से उत्पादन उसका किया जा सकता है। तो इसके जो जलवायु की बात की जाए तो ठंडा एवं शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है। वहीं बात की जाए मिट्टी की, यानी कि सॉइल की बात की जाए कि जो मसूर की फसल है इसे किस प्रकार की जो है मिट्टी में, किस प्रकार की सॉइल में जो है इसकी खेती जो है अच्छी की जा सकती है। तो मसूर की खेती सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। किस प्रकार की मिट्टी में? तो मसूर की खेती लगभग सभी प्रकार की जो है मिट्टियों में की जा सकती है, लेकिन उसमें भी कुछ जो है चीज़ें अलग हैं, जैसे कि लवणी क्षारी या जल भराव वाली मिट्टी से बचना चाहिए अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है। ठीक है साथियों, अगर अच्छा उत्पादन प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें, अब सभी प्रकार की खेत मिट्टी का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि हम लवणी या फिर अधिक क्षारी हो या जल भराव वाली हो तो उसमें भी खेती करने लगें, तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा नुकसान होगा। तो इसके लिए जो है लवणी क्षारी या फिर जल भराव वाली मिट्टी से थोड़ा सा बचना चाहिए। जो है जो प्लेन हो, जहाँ पे जल भराव ना हो या फिर अधिक लवणी या क्षारी मिट्टी ना हो, उसमें जो है खेती हम जो है मसूर की करते हैं। और मिट्टी जो है भुरभुरी और खरपतवार रहित होनी चाहिए। जैसा कि जानते हैं कोई भी फसल उगाने के लिए हमें खेत की जो है अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है, खेत की अच्छे से जुताई करनी पड़ती है, उसे जो है खरपतवार रहित करना पड़ता है। तो जो है वैसे ही मसूर की खेती करते समय जो है हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और बीज को समान गहराई पे डालें। जलोढ़ मृदा जो है इसके लिए सबसे उपयुक्त होती है। जैसा कि जानते हैं जो जलोढ़ मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी ये सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं उनके लिए, उनकी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। तो अधिक उत्पादन के लिए यहाँ पे हम जो है अच्छा उत्पादन के लिए हमें जलोढ़ मिट्टी का चुनाव करना चाहिए। और जो मिट्टी, अब बात करें बीज की, तो बीज की जो गहराई हो उसे समान गहराई में बीज डाले जाने चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो एक साथ अंकुरित होते हैं। अब क्या होता है कि जैसे बीज कुछ ऊपर रह गए, ऊपरी सतह पे, कुछ मिट्टी की अधिक गहराई में चले गए, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो फसलें ये जल्दी से बढ़ जाती हैं, इनको टाइम लगता है, तो थोड़ा सा जो है फसलों में अंतर आ जाता है। तो इसलिए जो है समान
गहराई पे बीज को डालना चाहिए। आगे बात करें भूमि की तैयारी यानी खेत की तैयारी कैसे करें, हम इस पे चर्चा करते हैं। देखिए, भारी मिट्टी होने पर गहरी जुताई करते हैं, ठीक है। जो भारी मिट्टी होती है उसमें अगर हमें खेती करनी है तो उसके लिए हमें कई बार 3-4 बार जुताइयाँ करनी चाहिए, ठीक है, और गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को जो है अच्छी तरीके से भुरभुरी बना लेना चाहिए। क्या होता है, अच्छी तरह से मिट्टी भुरभुरी बनाने से जो मिट्टी में खरपतवार होते हैं वो भी जो है ऊपर आ जाते हैं, मर जाते हैं। और साथ ही साथ जो मिट्टी का वायु संचार होता है, मिट्टी में ऑक्सीजन जो धारण करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, ठीक है, जिससे पौधों को आसानी से जो है बढ़ने में आसानी होती है। मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा करके 2-3 जुताइयाँ पर्याप्त होती है। मिट्टी को अच्छी तरीके से मतलब खेत की अच्छी जुताई करनी चाहिए, यानी मिट्टी को अच्छी तरह से भुरभुरा बनाने के लिए 2-3 जुताई करनी चाहिए। वैसे ही पानी के उचित विवरण के लिए खेत का समतलीकरण भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए, खेत का समतलीकरण जो है इसलिए करना चाहिए ताकि पानी एक समान फैल सके खेत में, ठीक है। और बीज बोते समय खेतों में उचित नमी होनी चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी बीज हो उसकी बुआई के लिए या उसकी बुआई करने से पहले हमें मिट्टी में जो खेत है हमारा जहाँ पे उसकी बुआई कर रहे हैं उसमें नमी की मात्रा जो है पर्याप्त होनी चाहिए, पर्याप्त नमी होनी चाहिए। उससे क्या होता है, जो अंकुरण होता है बीजों का वो आसानी से होता है और अच्छे से होता है। अगर जब अंकुरण आसानी और अच्छे से होगा तो हमारे जो फसल होगी वो भी भरपूर फसल जो है, सारे बीज जो है डाले जाएंगे वो सारे जो है तैयार होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब हम अपने फसलों की बुआई कर रहे हों तो उसमें जो उचित प्रकार की क्या होती है नमी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। अब हम बात करें बुआई की, कि जो मसूर की बात कर रहे हैं हम, ये एक दलहनी फसल है, तो ये सवाल बनता है कि आखिर मसूर की बुआई या मसूर की फसल की बुआई कब करनी चाहिए, किस महीने में करनी चाहिए, किस मौसम में करनी चाहिए। जैसा कि जानते हैं ये रबी क्रॉप है, तो रबी क्रॉप जो है इसके मसूर के बीज की बुआई अक्टूबर के मध्य से नवंबर के प्रथम सप्ताह तक करनी चाहिए। क्या करना चाहिए, ये जो मौसम होता है ये उपयुक्त मौसम होता है मसूर की फसल की बुआई के लिए। और बीज की दूरी की बात की जाए तो बीजों की जो दूरी होनी चाहिए वो लगभग 22 सेंटीमीटर कतारों में बोना चाहिए। बीजों को 22 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, कितना 22 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को कतारों में बोना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो मसूर की फसल है वो आसानी से पर्याप्त उसको जगह मिलती है पौधों को और वो आसानी से बढ़ते हैं, उनकी जो वानस्पतिक वृद्धि होती है वो भी अच्छी होती है, जिसके कारण जो इसमें फल आते हैं वो भी अधिक मात्रा में आते हैं। क्योंकि जब पौधे जो होते हैं उनको उनकी वानस्पतिक वृद्धि अधिक होगी तो उसमें जो है जाहिर सी बात है फलियां भी अधिक लगेंगी। अब बात करें बुआई की, तो जैसे हमने पहले ही चर्चा की कि अक्टूबर महीने के मध्य से नवंबर महीने के पहले सप्ताह तक, ठीक है, क्या करते हैं, मसूर की बुआई करते हैं। आगे बात की जाए देर से बुआई की बात की जाए, अगर देर से बुआई कर रहे हैं तो कतारों के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर तक या फिर उससे भी कम करनी चाहिए, ठीक है, 20 सेंटीमीटर तक कतारों के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो होनी चाहिए। आगे बात करें बीज के गहराई की, कि आखिर जो मसूर की दाल है, जो मसूर का बीज है उसको कितनी गहराई में उसकी बुआई की जाए, तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर जमीन के अंदर जो है मिट्टी के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पे हमें बीजों की बुआई करनी चाहिए। लगभग सभी प्रकार के बीजों की बुआई जो है वो 3 से 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बीजों की बुआई करनी चाहिए। ऐसी अवस्था में क्या होता है कि जो बीज होते हैं वो आसानी से जो है अंकुरित होते हैं, उनकी वानस्पतिक वृद्धि भी अच्छी होती है। आगे बात करें बुआई की विधि की, कि जो मसूर है उसकी बुआई के लिए कौन सी विधि सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगी, हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, बुआई के लिए पोरा विधि या फिर बीज में सह उर्वरक ड्रिल का उपयोग करते हैं, ठीक है, पोरा विधि का उपयोग करते हैं, जैसा कि पोरा विधि के बारे में हमने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। और उसके साथ साथ जो है सह उर्वरक ड्रिल का भी उपयोग करके हम जो है मसूर की बुआई कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है हाथों द्वारा यानी ब्रॉडकास्टिंग विधि या प्रसारित विधि, छिटकाव विधि जिसे कहते हैं, उसके द्वारा भी हम मसूर की बुआई आसानी से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे देश में हमारा जो भारत देश है ये कृषि प्रधान देश माना, लगभग इसमें 60 से ज़्यादा % की जो जनसंख्या है वो कृषि आधारित है, ठीक है। हमारे देश में सदियों से अनादिकाल से खेती होती चली आ रही, हमारे देश को कृषि प्रधान देश भी कहा जाता है। तो हमारे देश के जो किसान हैं, अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही, अब ये भी बात से हम जो है
विदित हैं या फिर जानते हैं कि जो भी हमारे देश की जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। क्या होती जा रही है? लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके लिए अन्न की जो है जो पर्याप्त मात्रा में अन्न होना चाहिए उसमें भी कमी होती जा रही। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या फिर बढ़ती जनसंख्या के लिए जो अन्न की आवश्यकता है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो हमें अन्न की भी ज़रूरत अधिक पड़ेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, क्या करना है कि जो खेती की जा रही है हमारे देश में, जो है पुराने तरीकों से खेती की जा रही है, जिससे तरीकों को बदलने की आवश्यकता है ताकि प्रति इकाई क्षेत्रफल में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सके। इसलिए जो है हमें अब बुआई से पहले खेतों के मिट्टी की अच्छी तरीके से जांच, उसमें पोषक तत्वों की कमी अधिकता की जांच, और उसके साथ साथ बीज की बुआई, पर्याप्त मात्रा में सिंचाई और उसको बीज बोने के तरीकों के बारे में जानना अति आवश्यक है। उसके साथ साथ किस्मों की बात की जाए तो हमें कोई भी फसल की बुआई से पहले जो किस्मों का चुनाव होता है वो अच्छी किस्मों का चुनाव करना चाहिए, रोग रोधी किस्मों का, और अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों का चुनाव करना चाहिए। हम बात कर रहे हैं मसूर की, तो मसूर की कुछ किस्में हैं जिनका उत्पादन अच्छी मात्रा में प्राप्त होता है, जैसे टाइप 36, शिवालिक, DPL प्रिया, मल्लिका सपना, गरिमा, IPL 81 और पंत L406, पंत L629 आदि कुछ ऐसी किस्में हैं मसूर की जिसकी बुआई करनी चाहिए, जिसका चुनाव करना चाहिए। बात करें हम अब बीज दर की, कि हमें जो है मसूर की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में मसूर की खेती करने के लिए हमें कितने जो है केजी या कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है, तो लगभग 30 से 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होती है। 1 हेक्टेयर में बीज की बुआई करने के लिए लगभग 30 से 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। वहीं बात करें बीज उपचार की, देखिए बीज उपचार क्या होता है, बीज उपचार क्यों करते हैं, सीड ट्रीटमेंट जिसे कहते हैं। तो बुआई से पहले बीजों का उपचार करते हैं ताकि उसमें जो फंगस हो, कीटाणु हो, वो ना लगे और बीजों का जो है आसानी से अच्छी तरीके से अंकुरण हो सके। तो बीज मसूर की बात कर रहे हैं, मसूर की बीज की बुआई से पहले 3 ग्राम कैप्ट्रॉन या फिर थीरम पर किलोग्राम की दर से उपचारित करते। देखिए ये 3 ग्राम कैप्ट्रॉन या थीरम का मतलब होता है कि जैसे कि हमने 1 किलो, ठीक है, कोई भी फसल बीज की बुआई करनी है हमें, तो 1 किलो जो है फसल 1 किलो मतलब 1 किलो बीज लेंगे और जो है 3 ग्राम कैप्टॉन या थीरम लेंगे, फिर जो है उसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, उसमें मिलाएंगे, ठीक है, ताकि जो बीज हैं उसे जो है रोगों से मुक्त किया जा सके, रोगों से बचाया जा सके, इसलिए बीज को जो है उपचारित किया जाता है। आगे बात करें कीट एवं रोकथाम की, तो इसका जो प्रमुख कीट है वो है फली छेदक, ठीक है। मसूर की खेत में इस कीट का प्रकोप अधिक होने पर प्रोफेनोफास, ठीक है, प्रोफेनोफास 50 EC या फिर 2 मिलीमीटर प्रति लीटर पानी में इमामेटिकन बेंजोएट 5 SG 0.2 ग्राम पर लीटर पानी की दर से क्या करते हैं, उसका घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। माहू की बात की जाए एफिड, तो ये इस कीट से बचाव के लिए इसका प्रकोप जो है आरंभ में डाइमिथेन 30 EC 1.7 मिलीलीटर पानी में क्या करते हैं, मिलाकर जो है, या फिर इमीडाइक्लोप्रोपिड 17.8 ASL की 0.2 ml पर लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। बात करें रस्ट या रतुआ रोग जिसे कहते हैं, इस कीट से बचाव के लिए फसलों में मैकोजेब 75 WP, कवकनाशी या फिर 0.2% या 2 ग्राम पर लीटर पानी का घोल बनाकर बुआई के 50 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। दूसरा 10 से 12 दिन बाद ज़रूरत के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए ताकि इस रोग से बचा जा सके। और उकठा या विल्ट रोग जिसे कहते हैं, इसे बुआई से पूर्व जो है थायरम या कार्बेंडाजिम से जो है क्या करते हैं, बीज को उपचारित करते हैं पर किलोग्राम के दर से। उकठा निरोधक और सहनशील किस्मों का चुनाव करना चाहिए। और कुछ ऐसी किस्में हैं उकठा रोधी किस्में, जैसे पंत मसूर 5, IPL 316, RVL 31, शेखर मसूर और
शेखर मसूर 3, शेखर मसूर 2 आदि कुछ ऐसी किस्में। बात करें कटाई की तो फसल की कटाई जो है उचित समय पर करनी चाहिए। जब पौधा सूख जाए और फली परिपक्व हो जाए तो उस टाइम जो है हमें कटाव करनी चाहिए। और फलियों को क्या करना चाहिए, अधिक समय पकने से बचाना चाहिए। बहुत अधिक समय तक फलियों को नहीं पकने देना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो है बिखरने से उपज खो सकती है और फसल को डंडे से पीट पीट कर निकाला जाता है। ठीक है, अगर अधिक पक जाती हैं तो फलियां क्या होती हैं, वो फूटने लगती हैं और दाने गिरने लगते हैं। तो बहुत अधिक जो है पकने का भी इंतजार नहीं करना चाहिए। बात करें भंडारण की तो थ्रेशरिंग के बाद बीज को साफ करके धूप में सुखाया जाता है। और जो है जब भंडारण करते हैं तो उस प्रकार उस समय जो नमी होनी चाहिए वो लगभग 12% होनी चाहिए। उससे ज़्यादा नमी होने पर क्या होता है कि जो उसमें रोग व्याधि लगने का डर होता है। किस्म के अनुसार पानी वाले क्षेत्रों में 8 से 10 क्विंटल व सिंचाई करने पर 15 से 16 कुंटल पर हेक्टेयर जो है मसूर की फसल की उपज प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की कहानी थी मसूर के फसल की। आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम पल्सेस क्रॉप्स को पढ़ रहे हैं, दालों वाली फसलों को। हमने चने की फसल को पढ़ा और मसूर की फसल को। अगली क्लास में हम मटर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।